आजकल हम इंटरनेट पर जो डरावनी कहानियां सुनते या पढ़ते हैं वो सिर्फ मजे के लिए नहीं होती। असल में वो हमारे आज के दौर के डर को दिखाती हैं। तो आज हम इसी डिजिटल हॉरर की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई कहानियां हमारे अंदर डर पैदा कैसे करती हैं। ये शब्द सीधे हमारी एक कहानी से लिए गए हैं। सोचिए, बस एक लाइन और माहौल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है ना? ये लाइन हमें सीधे उस दुनिया में खींच लेती है जहां कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। देखिए, डर सिर्फ अचानक सामने आने वाले भूतों से नहीं पैदा होता। डर बनता है माहौल से, कहानी कहने के तरीके से और कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर छिपे हुए डर से। आज हम इसी की परतें खोलेंगे, ये समझने के लिए कि कहानीकार हमारी नब्ज कैसे पकड़ते हैं। और ये समझने के लिए हम दो बहुत ही पॉपुलर और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हिंदी हॉरर कहानियों को देखेंगे। एक कहानी में डर पूरे गांव पर एक साथ हमला करता है और दूसरी में डर एक अकेले इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों तरीके कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से, जिसका नाम है खोपड़ियों की बारिश। ये कहानी एक बड़े पैमाने पर फैले हुए बाहरी खतरे के बारे में है, जो पूरे के पूरे समुदाय के लिए एक मुसीबत बन जाता है। कहानी की सेटिंग है अमावस्या की रात। अब देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल कल्चरल सिंबल है। अमावस्या शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक अनजाना डर बैठ जाता है, जो कहानी के सस्पेंस को शुरू होने से पहले ही कई गुना बढ़ा देता है। तो कहानी बढ़ती कैसे है? ये एक सिंपल सी चेतावनी से शुरू होती है, लेकिन जब एक बाहर का आदमी रवि इसे नहीं मानता तो उसकी एक गलती पूरे गांव के लिए जानलेवा खतरा बन जाती है। डर धीरे धीरे बढ़ता है, हमले से होता हुआ गांव की सुरक्षा तक पहुंचता है और आखिर में ये एक सामूहिक लड़ाई में बदल जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे गांव के जिंदा रहने की जंग है। तो इस कहानी की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ डर बहुत ही साफ और फिजिकल है। ये खोपड़ियाँ कोई दिमागी खेल नहीं खेल रहीं, वो सीधे सीधे हमला करती हैं और उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक साथ मिलकर लड़ना। अच्छा, अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ और देखते हैं कि डर कैसे अपना रूप बदलता है। ये कहानी दिमागी और निजी डर पर फोकस करती है, जो पहली कहानी से एकदम अलग है। इस कहानी की बनावट देखिए। शुरुआत होती है एक बेजान चीज से, एक तस्वीर। लेकिन असली डर तब गहरा होता है जब भूतनी लक्ष्मी का एक पर्सनल मकसद सामने आता है। वो सिर्फ मारना नहीं चाहती, वो अकेली है और उसे एक दोस्त चाहिए, हमेशा के लिए। यही अकेलापन उसे खतरनाक बना देता है और डर का एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ डर किसी फिजिकल हमले का नहीं, बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन का है। लक्ष्मी एक ऐसी विलन है जिसके लिए हमें थोड़ी हमदर्दी भी महसूस होती है, और यही बात उसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। डर इस बात का है कि कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपको हमेशा के लिए अपनी दुनिया में कैद कर सकता है। तो ठीक है, अब जब हमने दोनों कहानियों को देख लिया है, तो चलिए उन्हें आमने सामने रखकर तुलना करते हैं कि वो डर पैदा करने के लिए कितने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है बाहरी फिजिकल डर, जहां एक बिना नाम वाली भीड़ पूरे गांव पर हमला करती है। दूसरी तरफ है दिमागी मनोवैज्ञानिक डर, जहां एक अकेली आत्मा जिसका एक नाम और एक कहानी है, सिर्फ एक इंसान को निशाना बनाती है, और इनका समाधान भी उतना ही अलग है। एक में सब मिलकर लड़ते हैं, तो दूसरे में एक इंसान की बहादुरी काम आती है। और जरा इन खतरों के इरादे को देखिए। खोपड़ियों का झुंड तो बस अपनी हजारों साल पुरानी भूख मिटाना चाहता है, वो एक तूफान या बाढ़ की तरह है। लेकिन लक्ष्मी, उसका मकसद बहुत ही इंसानी है, अकेलापन। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक जानी पहचानी भावना जब हद से गुजर जाती है तो किसी भी राक्षस से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों कहानियां, जो एक दूसरे से इतनी अलग हैं, फिर भी लोगों पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती हैं? चलिए उन मुख्य वजहों को समझते हैं जो इन्हें कामयाब बनाती हैं। देखिए, ये कहानियां इसलिए कामयाब हैं क्योंकि ये कुछ बहुत ही स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। ये अमावस्या जैसी कल्चरल मान्यताओं का फायदा उठाती हैं। इनके किरदार हमारे जैसे ही आम लोग हैं,
कहानी की शुरुआत आसान लगती है, पर खतरा लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पुराने आदिम खतरों को हमारे आज के मॉडर्न ज़माने में ले आती हैं, जिससे हमें लगने लगता है कि ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक ही सच बताती हैं, बस रास्ते अलग हैं। डर का कोई एक चेहरा नहीं होता। वो एक बिना सोचे समझे हमला करने वाली भीड़ भी हो सकता है और एक अकेली आत्मा की दर्द भरी पुकार भी। दोनों ही हमें अंदर तक हिला देने की ताकत रखते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जिस तरह पुराने जमाने में लोक कथाएं होती थीं, क्या ये डिजिटल कहानियां हमारे आज के दौर की इस डिजिटल युग की नई लोक कथाएं हैं, जो हमारे समाज के सबसे गहरे डर और चिंताओं को आवाज दे रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।